खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जहां यूपी पीसीएल के कर्मचारियों के पीएफ को निजी कंपनियों में निवेश करने के मामले में सीबीआई ने यूपी पीसीएल के पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार और पूर्व एमडी अपर्णा यू के बयान दर्ज किए हैं। इन दोनों अधिकारियों को सीबीआई ने बयान दर्ज कराने के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने आलोक कुमार और अपर्णा यू से पीएफ के पैसे को निवेश करने को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उसमें उनके योगदान के बारे में सवाल किए। सीबीआई के अधिकारियों ने पूछा कि ये पूरा मामला उनके संज्ञान में कब आया और कार्रवाई कब की गई। सूत्रों ने यह भी बताया कि पूर्व चेयरमैन और एमडी ने अपने बयान में यही बताया कि पीएफ के पैसे का निवेश कहां करना है, ये ट्रस्ट और वित्त निदेशक मिलकर तय करते थे। जब अनधिकृत तरीके से निवेश की जानकारी मिली तो कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पिछले वर्ष यूपी पीसीएल में कर्मचारियों के पीएफ की लगभग 4000 करोड़ की रकम को गलत तरीके से दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि डीएचएफएल में निवेश करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने पूर्व चेयरमैन और एमडी से पूछताछ की है। तो वहीं नवंबर 2019 में पूर्व चेयरमैन और प्रमुख सचिव ऊर्जा रहे आलोक कुमार को सरकार ने हटाया था। आलोक कुमार की जगह अरविंद कुमार को बनाया गया था यूपी पीसीएल का चेयरमैन। तो वहीं मार्च 2017 में अपर्णा यू को बनाया गया था यूपी पीसीएल का एमडी। 2017 से 19 तक यूपी पीसीएल के चेयरमैन आलोक कुमार के कार्यकाल में ही निवेश हुए थे 4323 करोड़ रुपए। अपर्णा यू के कार्यकाल में ही 3245 करोड़ डीएचएफएल और अन्य कंपनियों में निवेश हुए थे। अपर्णा यू से सीबीआई ने दागी कंपनी डीएचएफएल में निवेश के संबंध में पूछताछ भी की। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरा मामला क्या कुछ है वो आपको हम बता रहे हैं। पूरा घोटाले का मामला क्या है। मार्च 2017 में अपर्णा यू को एमडी बनाया गया था यूपी पीसीएल का। राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। राधाकृष्ण, क्या कुछ पूरा मामला है और अब तक सीबीआई जो पूछताछ कर रही है उसमें बात कहां तक पहुंची है? देखिए अन्य हजारों करोड़ की इस घोटाले में कई आईएएस अफसरों तक अब सीबीआई की आंच पहुंचती लग रही है। और ये जो घोटाला जो हजारों कर्मचारियों के पीएफ के पैसे थे उनको जो है नियम कानून को ताक पर रख के यूपी पीसीएल प्रबंधन ने डीएचएफएल को दे दिया। और उसके बाद इसका जब खुलासा हुआ तो पूरी सरकार हरकत में आई और योगी सरकार आने के बाद इसकी जांच शुरू हुई। जांच के बाद कई अधिकारी दायरे में आए। कई यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा जो कि अभी जेल में हैं, उनके साथ जीएम दो जो ट्रस्ट था यूपी पीसीएल उसके जीएम और कई अधिकारियों को अरेस्ट किया गया, उनको जेल भेजा गया। इसके अलावा चूंकि यूपी सरकार ने इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश करी थी, क्योंकि मामला इतना बड़ा है, इतने लोगों से जुड़ा है और इतने हजारों करोड़ का घोटाला है, इसको सीबीआई को सौंपा जाना सरकार ने उचित समझा था और इसकी सिफारिश की थी। लिहाजा अब सीबीआई ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, इसकी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने जांच के लिए अभी तक चूंकि जो यूपी पीसीएल के चेयरमैन रहे थे आलोक कुमार, यूपी पीसीएल की एमडी रही थी अपर्णा यू, उनसे चूंकि राज्य सरकार की पुलिस ने पूछताछ उस तरह नहीं की थी, लेकिन सीबीआई ने जैसे ही जांच संभाली है सबसे पहले दोनों आईएएस अफसरों पर शिकंजा कसा है और उनसे पूछताछ करी है। 3 घंटे की उनसे लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें फिर से पेश होने के लिए अगली तिथि का इंतजार करने के लिए कहा है। दूसरी चीज, यूपी पीसीएल के एक और चेयरमैन रहे जो प्रमुख सचिव ऊर्जा भी थे, संजय अग्रवाल, उनको भी पूछताछ के लिए सीबीआई तलब करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि संजय अग्रवाल जिस दौरान एपी मिश्रा यूपी पीसीएल के एमडी थे, उसी दौरान संजय अग्रवाल यूपी पीसीएल के चेयरमैन हुआ करते थे। और ये पूरा घोटाला ये आलोक कुमार हो चाहे चेयरमैन हो या यूपी पीसीएल की बाद में एमडी अपर्णा यू हो, ये 3 आईएएस और
कई इंजीनियर अफसर इस पूरे उसमें शामिल थे, जो कि नियम कानून ताक पे रखकर पूरा पैसा कर्मचारियों का, चूंकि कर्मचारी भी दूसरी तरफ से आंदोलनरत रहे हैं, कर्मचारियों ने इसका काफी विरोध किया था कि हमारे पैसे सरकार ने बिना पूछे यूपीपीसीएल ने इस तरह से एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया और फिर प्राइवेट कंपनी घाटे में आ गई और उनका पैसा डूब गया। इसको लेकर यूपीपीसीएल के कर्मचारी लगातार इस बात की भी मांग करते रहे कि सरकार उनका पैसा दे, सरकार इस बात का आश्वासन दे उनको, हजारों कर्मियों को, कि उनका पैसा सुरक्षित है। सरकार ने आश्वासन तो जरूर दिया है और जांच में भी तेजी आई है। अब सीबीआई के जांच संभालने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोषियों को जल्द ही उनके जगह पहुंचा दिया जाएगा। बिल्कुल राधाकृष्ण, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है यूपीपीसीएल की तरफ से और कई सारे अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, लेकिन बिना किसी नेता विधायक के इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। तो क्या लगता है, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि और किसकी मिली भगत से इतना बड़ा घोटाला हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो ये पिछली सरकार से शुरू हुआ घोटाला, जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस दौरान ये डीएचएफएल में पैसे शिफ्ट करने का मामला शुरू हुआ। लेकिन जब नई सरकार आई उस दौरान भी कई मीटिंगें हुई, चूंकि पैसे जो पीएफ के थे, जो कर्मचारियों के, वो लगातार जाते रहते थे, कुछ महीनों के अंतराल पे वो शिफ्ट होते रहते डीएचएफएल के अकाउंट में। तो इसमें चूंकि पहले सरकार में जब शुरुआत हुई तो शुरुआत किन आधार पर हुई, कहाँ नियम कानूनों में फेरबदल किया गया या किस तरह से ताक पर रखा गया, उस समय की जो सरकार थी वो क्यों नहीं हरकत में आई, उस समय जो महकमे के मंत्री थे वो क्यों नहीं हरकत में आए, उन्हें क्यों नहीं पता चला। दूसरी चीज कि मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग करते थे ऊर्जा विभाग की, यूपीपीसीएल की, तो उनको क्यों नहीं पता चला। जाहिर सी बात, जब सीबीआई जांच कर रही है तो शिकंजा कसना तय है। और इसमें पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके कई राजनेता, कई सफेदपोश भी इसके शिकंजे में आएंगे सीबीआई के। चलिए राधाकृष्ण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। यूपी में आई आंधी और बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। राहत विभाग को जिलों से मिली अभी तक की सूचना के मुताबिक इसमें 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 12 गंभीर रूप से घायल है या झुलस गए हैं। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने जिलाधिकारियों से कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जल्द दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी मांगी है। आंधी पानी की घटनाओं में सीतापुर में 5, कासगंज में 4, बाराबंकी और बदायूं में 3-3 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं बलिया, बागपत, उन्नाव, चित्रकूट, कन्नौज और हरदोई में 2 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं बहराइच, फतेहपुर, बुलंदशहर, पीलीभीत, मिर्जापुर, अमेठी, अलीगढ़, इटावा, ललितपुर, एटा और मैनपुरी में 1-1 की मौत हुई है। आंधी पानी से सहारनपुर में 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। तीसरे दिन पश्चिमी यूपी में छिटपुट बारिश हो सकती है, तो कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। मध्य पाकिस्तान के ऊपर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातीय दबाव की वजह से मौसम में ये बदलाव हुआ है। राधाकृष्ण त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राधाकृष्ण, यूपी में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी है। कई सारे ऐसे किसान हैं जो परेशान हैं क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई है। अनन्या, बिल्कुल, जो खेतों में फसल थी, खास तौर से गेहूं की कटाई के बाद जो दलहन फसलें थी, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले ही, इसके कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी और उससे अभी वो उबरने की कोशिश कर रहे थे और ये जो आंधी और पानी कल आई उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। और एक चीज आपको बता दूं, जो जान माल के नुकसान का आंकड़ा वो बढ़ गया है। जो लोग अस्पतालों में भर्ती कराए गए थे उसमें से 6 और की मृत्यु हो गई है और अब आंकड़ा 46 पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने उन सारे, उसके लिए जितने जो मृतक उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए के तत्काल मुआवजे की घोषणा कर दी है और जिलाधिकारियों से कहा कि वो उनसे संपर्क में रहें और उनको लगातार सहायता पहुंचाते रहें। दूसरी चीज, किसानों के लिए जो नुकसान हुआ है उसको आकलन करने के लिए एक समिति बना दी है मुख्यमंत्री ने और ये कहा है कि हर जिले का जिलाधिकारी खुद इस समिति को, जो जिला स्तर पे होगी, खुद मॉनिटर करेगा और एक-एक चीज मॉनिटर करने के बाद हर किसान की सूची बनाई जाएगी, किसको कितना नुकसान हुआ और कितना उसका रकबा था, ताकि उसको उसी अनुपात में उसके मुआवजा दिया जा सके।
और जो खास तौर से जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम जमीन है उनके लिए विशेष तौर से मुख्यमंत्री ने किया है कि उनको हर हाल में मुआवजा मिल जाना चाहिए और मुआवजा समय पे मिल जाना चाहिए। यह भी मुख्यमंत्री ने किया। अभी टीम 11 की बैठक में भी जो कल आंधी पानी आई है, आंधी तूफान से जो नुकसान हुआ है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की है और उन्होंने जिलाधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए कहा है। इसके अलावा जो आंधी पानी की चेतावनी आई है अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, तो उसके लिए उन्होंने अलर्ट रहने के लिए कहा है और किस तरह से बचाव किया जा सके। जो गिरासू मकान है, जो जर्जर आवास है लोगों के, वहां से जिलाधिकारियों को कहा है कि जितना हो सके वहां से उनको हटाएं, वहां से निकालें, गांवों में जाएं, जिन गांवों में दिक्कतें ज्यादा आई हैं वहां जाए ताकि जान माल के नुकसान को पहले ही बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल राधाकृष्ण, और आने वाले 2 दिन जैसे कि आपने कहा कि ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि तेज बारिश लगातार हो सकती है, तो कहीं ना कहीं अब ये लोगों को समझने की जरूरत है कि वो अपने घरों में ही रहे और सुरक्षित रहे, और जो जर्जर मकान में रह रहे हैं वो अपना घर खाली करके कहीं और चले जाए। राधाकृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगरा को लेकर एक्शन में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 लोगों की टीम लखनऊ से आगरा रवाना होगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर यह फैसला लिया गया है। टीम 11 के प्रमुख 5 सदस्य आज आगरा का दौरा करेंगे। तो आगरा में जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है और सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आगरा से ही तमाम मरीज सामने आए हैं, और यही वजह है कि आगरा को लेकर एक्शन में आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आगरा में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में आ रही शिकायतों के बाद सरकार ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार वत्स को हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर आरसी पांडे को नया सीएमओ बनाया गया है। डॉक्टर पांडे को पहले आगरा में ही विशेष कार्याधिकारी बनाया गया था। दूसरी ओर आगरा में ही अपर निदेशक डॉक्टर AK मित्तल की जगह डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह को आगरा मंडल का नया अपर निदेशक बनाया गया है। वे भी विशेष कार्याधिकारी के रूप में तैनात थे। शासन के आदेश के मुताबिक डॉक्टर मुकेश कुमार वत्स डीएम ऑफिस और डॉक्टर AK मित्तल आगरा मंडलायुक्त कार्यालय से संबंध रखेंगे। दरअसल आगरा में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं आगरा में पिछले 24 घंटों में 42 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 743 हो गई है। इसके अलावा जिले में अब तक 305 मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही 9000 से ज्यादा लोगों के सैंपल अब तक लिए जा चुके हैं। आगरा में मौत का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है और जिले के अंदर 44 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। तो वहीं अगर पूरे राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अभी कोरोना के 1884 एक्टिव मामले हैं, जबकि 1504 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को 4861 सैंपल टेस्ट किए गए थे, तो वहीं अब तक 273 पूल टेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1953 मरीजों को आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। तो आगरा में शिकायतों के बाद एक्शन में आ गए हैं योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको हम बता दें कि आगरा के सीएमओ मुकेश कुमार वत्स को हटा दिया गया है। डॉक्टर आरसी पांडे को बनाया गया आगरा का नया सीएमओ। तो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा के मेयर के बाद अब मेरठ से राज्यसभा सांसद ने कोरोना को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में कांता करदम ने सीएम योगी से कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। यही नहीं बल्कि कांता करदम ने अपने पत्र में मेडिकल सेवाओं पर भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को 24 घंटे के भीतर दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। रविवार को उनके पेट में फिर से तकलीफ हो गई। सुधार न होने पर देर शाम उन्हें मेदांता अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को शनिवार को ही डॉक्टरों ने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन रविवार शाम को उनकी तबियत फिर से खराब हो गई। 3 दिन से अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह को शनिवार की सुबह ही अस्पताल से छुट्टी दी गई थी। पेट में सूजन की शिकायत पर गुरुवार को उन्हें भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि कोलोनोस्कोपी के बाद उन्हें आराम मिल गया था।
शनिवार को छुट्टी मिलने के बाद वे घर चले गए थे, लेकिन रविवार शाम उनकी तबीयत फिर खराब होने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेदांता के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि उनकी सेहत में सुधार है। आपको बता दें कि तबीयत खराब होने पर बुधवार को राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव को भर्ती किया गया था। उनको पेट की तकलीफ और बुखार की शिकायत थी। मेदांता अस्पताल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पेट और बुखार संबंधी शिकायत के बाद बुधवार शाम 4 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया था। उनकी स्वास्थ्य जांच की गई, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। यूपी के जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को रविवार देर शाम पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया है और उन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि आपराधिक छवि वाले धनंजय सिंह पर जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण करने और उन्हें धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में पचहटिया स्थित जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ तहरीर देकर अपहरण और धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भारी पुलिस बल के साथ आवास से गिरफ्तार कर लिया। आपको हम बता दें कि धनंजय सिंह 27 साल की उम्र में साल 2002 में रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। वे दोबारा इसी सीट पर जेडीयू के टिकट से जीते। फिर धनंजय सिंह बीएसपी में शामिल हुए। साल 2009 में वे बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज कर जौनपुर से सांसद चुने गए। इससे पहले 3 दशक तक जौनपुर की लोकसभा सीट से बसपा नहीं जीत पाई थी। धनंजय सिंह को बसपा सुप्रीमो मायावती ने साल 2011 में पार्टी से निकाल दिया था। बीएसपी से अलग होने के बाद भी धनंजय सिंह अपने समर्थकों के दम पर राजनीति में खुद को असरदार बनाए रहे। जौनपुर से साल 2014 में निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा था, मगर हार गए। साल 2017 में धनंजय सिंह मल्हनी सीट से निषाद पार्टी के बैनर से विधानसभा चुनाव लड़े थे, तब दूसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि साल 2019 का लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़े। तो कोरोना वायरस का संक्रमण प्लाज्मा थेरेपी पर हावी हो रहा है। बीते दिनों लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती उरई के डॉक्टर की प्लाज्मा थेरेपी होने के बाद भी जान चली गई। हालांकि उनकी मौत का कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताया गया है। मरीज की कोरोना संक्रमण की दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो वहीं मरीज के साथ भर्ती उनकी पत्नी की भी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिला के पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। देश में प्लाज्मा थेरेपी के बाद किसी की मौत का ये पहला मामला है। 58 साल उरई के डॉक्टर पहले ऐसे मरीज थे जिन्हें कोरोना के इलाज के लिए राज्य में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। मरीज को 26 अप्रैल को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। इसके 24 घंटे में 2 बार डोज दी गई। शुक्रवार तक उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर पर ही रखा गया था। थेरेपी के बाद उनके फेफड़ों में बहुत सुधार देखा गया था। इस दौरान वेंटिलेटर की आवश्यकता भी कम हो गई थी, लेकिन उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का संक्रमण डेवलप होने के बाद उनकी मौत हो गई। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।